ध्यान दीजिए इधर, बहुत आसान से सवाल आपके सामने। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर कैसा है, एक्सेस प्रेशर आपको दिया गया है, एक्सेस प्रेशर जिसको मैं डेल्टा पी से दे दूंगा, उसकी वैल्यू आपको दी गई है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। आपसे डायमीटर पूछा गया है, ऑफ कोर्स वो डबल ऑफ रेडियस होता है, तो पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है T/R, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, T/Δp। और अगर सपोज़ को मुझे डायमीटर का निकालना है तो D वो तो 2 टाइम्स ऑफ R होता है, तो वो हो जाएगा फिर मेरे लिए 4T/Δp। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 × 7.27 इंटू 10⁻⁻² अपॉन डेल्टा पी, जो कि कितना होगा 80। 4 1 ज़ा 4, 20 ज़ा, देखो कितना होता है 7.27 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स। देखो कितना हो रहा हो, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा 1.2, 6.63 है ना, 6.635, हाँ 3.635 इंटू 10⁻³ मीटर्स, यानी कि 3.63 मिलीमीटर्स। वैसे 64 लिखना चाहिए, वो याद है ना राउंडिंग ऑफ का रूल। अगर प्रीवियस नंबर ऑड नंबर हो तो फिर उसको आप रेज बाय 1 करते हैं, आखिरी में 5 आ रहा है तो ठीक है। अगला, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लिखवाया था उसका फॉर्मूला, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस अगर रहा तो मामला कैसा रहता है, ठीक है ना। कैलकुलेट व्हाट इज कैलकुलेट द गॉज प्रेशर, ठीक है, कुछ खास नहीं, फिर आसान है। देखो इस मामले में तो इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T/R आता है ना। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर मुझे गॉज प्रेशर निकालने के लिए कहा है, यानी कि डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2T/R लगेगा। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन 7.2 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, रेडियस कितने का है 0.2 mm, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 और 2 गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻, या 720 पास्कल्स, है ना, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, और 10⁻+4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² वो देगा 100 मल्टीप्लाई बाय 7.2 वो आपको देगा 720। समझा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी 3.0 mm एट द रूम टेम्परेचर। रेडियस होगा ये, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है इस 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस, ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो हवा में होगा मर्क्यूरी, आपको उसके अंदर का प्रेशर निकालना है। तो अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है भाई यहाँ अंदर का प्रेशर निकालना है, तो इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर प्लस 2T/R। अच्छा ठीक है, आउटसाइड प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 1.013 इंटू 10⁻⁵, यानी 1001 बोला है ना उसने, वही लेना पड़ेगा बस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है आपको 0.465 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3, 3 इंटू 10⁻⁻3। चलिए देखिए कितना आता है, 0.465 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 13 3 कैरी 1, 2 8 ज़ा 9, 0.930, ठीक है। अब 0.930 डिवाइडेड बाय 3, 0.31, यानी कि 31 इंटू 10⁻, चलो या फिर मैं पहले लिख दूँ 0.31
इंटू 10⁻+3 नहीं 31 नहीं 0.0031 इंटू 10⁻5 होगा। पावर सेम करना पड़ेगा ना अपने को। 1.01 इंटू 10⁻5 प्लस 0.0031 इंटू 10⁻5। कुछ समझा क्या किया मैंने यहाँ पे? मुझे ऐड करने के लिए पावर सेम करना ज़रूरी है, तो डेसिमल को 2 डिजिट में लेफ्ट में सरकाना पड़ेगा। तो अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 1.0131 इंटू 10⁻5 पास्कल्स। चेक कर लेना कैलकुलेशन वैसे। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5.0 mm गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल ये, अभी सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करते अपन। चलो, तो जब मैं पहले पार्ट पे फोकस करूंगा तो उससे सिर्फ एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप बबल पूछा हुआ है। सोप बबल के लिए एक्सेस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला 4T/R, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन रेडियस कितने का है 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ओके, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा बोलो 2, और 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 20 पास्कल्स है ना। कुल मिला के आंसर क्या आएगा 20 पास्कल। सिंपल कैलकुलेशन है। 10 होता 10/5 2 -2/-3 +3 हो जाएगा जाके +1 -2 +3 +1 तो 20 पास्कल्स। अब आगे अगर अपन देखेंगे अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ एन एयर बबल इज ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब वही एयर बबल पकड़ ले एक काम का, वे फॉर्म्ड एट अ डेप्थ ऑफ 40.0 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग सोप सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.20। मतलब क्या हुआ सेकंड सिचुएशन में, ये कंटेनर है और एयर बबल इस साइड बना हुआ है, अंदर बनाया आपने, और ये क्या पूरा सोप सॉल्यूशन आजू बाजू। अच्छा, कितनी गहराई में आप 40 सेंटीमीटर, और ये जो सोप सॉल्यूशन है इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 1.2। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि ρ/ρW 1.20, यानी ρ इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बोले कैसे निकालेंगे? अरे बहुत आसान है, अपन ने निकाले थे ना इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h⁻g प्लस 2T/R। भले ही वो तो बबल है मगर उसको ड्रॉप की तरह कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका एक ही सरफेस है जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, फ्री सरफेस एक ही है उसका। चलो ठीक है, अब इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस h कितना बेटा, हाइट कितना है, अरे कितना है भाई 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2। रो कितना है 1.2 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू कितनी है 10, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन रेडियस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा ठीक है, मतलब 10 पास्कल आएगा उसका आंसर। ये है वो कैलकुलेशन, सिर्फ 4 की जगह 2 है, तो इसका 20 आया था तो उसका क्या आएगा आंसर 10 आएगा वो साइड में आखिरी में। तो खैर, तो इनसाइड प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस इसको करते हैं अपन मल्टीप्लाई 1.2 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 48 इंटू -2 + 3 1 2 48 इंटू 10⁻² प्लस 10। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 48, तो 1 2 3 0.048 इंटू 10⁵। अब इसको तो भाई 1 2 3
4 मतलब 0.0010 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ है ना। इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब पावर सबके सेम हो गए, ऐड करो। 1.01 प्लस 0.0048 0.12301 1.0581 तो 1.0581 इंटू 10⁵ पास्कल्स इनसाइड प्रेशर। तो ये आपका हो गया। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पिछले उसका था, वो आपने कर लेना। वो नहीं, मैं बोला इसमें गलती से आगे इस साइड को उधर होना चाहिए था, वो आप लोग ने कर लेना है। ये इसी मेथड से होगा वो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन कैपिलरी ट्यूब के लिए। लिख लो पहले आप ये। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले व्हाट इज कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी क्या है उस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड in a capillary tube, rise and fall of liquid in a capillary tube is called as capillarity और capillary action। तो कैपिलरी ट्यूब में किसी लिक्विड का सराउंडिंग के लेवल से ऊपर चला जाना या उस लिक्विड का सराउंडिंग के लेवल से नीचे चले जाना, इस एक्शन को कहा जाता है कैपिलैरिटी। और ये सब कहाँ होता है? कैपिलरी ट्यूब में। व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? वेरी सिंपल, अ ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। एक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ऐसे ट्यूब को हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। अगर बाई चांस आपने केमिस्ट्री के लैब में कभी एंट्री मारी है और कभी कभार आपने कभी केमिस्ट्री के लैब में कुछ ना कुछ परफॉर्म किया होगा और आपसे कहा होगा कि वो एसिड लेके आओ, HCl या H2SO4 लेके आओ, तो उन्होंने आपको एक बारीक सा ट्यूब दिए होंगे, डुबाओ, उंगली दबा के आपने यूँ निकाले होंगे और फिर बाद में जो भी पेट्री डिश या वो जिसमें भी आपने इसको डाल के किया होगा, है ना। अक्सर लड़के क्या करते हैं, आखिरी में जब कॉलेज के दिन ख़त्म होते चुरा के आ जाते हैं। मुझे कैसे मालूम? बस मालूम है ना। तो वही ऐसा है। हम बात कर रहे थे कि कैपिलैरिटी और कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो खैर ऐसा ये फिनोमेना बहुत देखने को में आता है। अगर सपोज करो कोई लिक्विड है विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, कंप्लीटली और पार्शियली वेट्स द सॉलिड, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे लिक्विड में जब कोई कैपिलरी ट्यूब को आप डुबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब है, लिक्विड का लेवल ऐसा था, तो उसमें लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है, यहां तक क्या जाता है, लिक्विड का लेवल ऊपर आ जाता है। आप देख रहे हैं कि हालांकि लिक्विड का लेवल तो ये होना चाहिए था, मगर उसके अंदर, उस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर आ गया। ये कहां देखने को मिलता है? ऐसे लिक्विड में विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड एंड पार्शियली वेट्स द सॉलिड, यानी पानी या ऑयल या केरोसिन, यहां देखने को मिलेगा आपको। which does not wets the solid, which does not wets the solid। एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी, उसमें क्या देखने को मिलता है कि भैया ये लेवल है आपका और आपने कैपिलरी ट्यूब इसमें इंसर्ट किए, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि वो तो उसमें उल्टा नीचे चला गया, वो लेवल नीचे चला गया। यहाँ पर राइज हुआ है, यहाँ पे फॉल हुआ है, इसीलिए इसकी हाइट को हमेशा अपन पॉजिटिव में लेते हैं और इसकी हाइट जो फॉल हुआ, डिप्रेशन हुआ है आप उसका, उसे निगेटिव में कैलकुलेट किया जाता है। आई बात समझ में? अब देखो बेटा यहाँ पे कि ये तो आप लोग ने देखा कि भाई ठीक है ये राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड होता है, ये इस्तेमाल कहाँ होता है? भाई ये एक्शन बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत जगह। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपके ब्लॉटिंग पेपर आते हैं, ब्लॉटिंग पेपर मालूम है ना, अब जैसे अपना तो ज़माना अब काय का आ गया, डॉट पेन का, बॉल पेन्स का, जेल पेन्स का आ गया। जब शुरू में मोस्ट कॉमनली इंक पेन का यूज़ होता था, मोस्ट कॉमनली।
तो वहाँ पर कैसा इंक पेन की एक प्रॉब्लम रहती है, आपने नोटिस किया होगा, वो लीक बहुत करते हैं, है ना, लीकेज बहुत इशू रहता है उसका इंक पेन का, जो आप स्कूल्स में इस्तेमाल किए होंगे उनको मालूम होगा ये। फिर तो उस सिचुएशन से बचने के लिए पहले ज़माने में क्या होता था, ब्लॉटिंग पेपर बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते थे। एक पोरस एकदम पेपर आता था, वो ऐसा पोंछने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वो एब्जॉर्ब कर लेता था, है ना। टिश्यू पेपर अलग चीज़ है, टिश्यू पेपर को भी उस टाइप का एक पेपर कह सकते हैं, मगर ब्लॉटिंग पेपर जैसा टिश्यू तो सिर्फ वाइप करने के लिए काम में आता, मगर ये पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें क्या करते थे कि आप ब्लॉटिंग पेपर एकदम पोरस रहता था पेपर, आप जैसे इसके ऊपर इंक के कहीं इंक गिर गई अगर तो उस पर डालते थे, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता था कि अगर पेपर को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं अगर, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे होल्स हैं, सिलेंड्रिकल होल्स हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल होल्स है, जैसे ही आप इंक के ऊपर डालते तो इंक इसके ऊपर राइज हो जाता था, यहाँ पर अंदर उसके एब्जॉर्ब हो जाता था इंक। अब जब इंक उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पूरा यहाँ भर गया इंक से, है ना, इंक से भर गया। अब फिर उसको आप क्या करते, ऐसा रैप करके फेंक देते थे। तो इस तरह से वहाँ पर यूज़ होता है। आपने अच्छा ठीक है, अब आज के ज़माने में तो चलो जेल पेन ये सब आ गए, मगर ठीक है अपने यहाँ ब्लॉटिंग पेपर इतना यूज़ में नहीं है। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ के लिए हम लोग चौक इस्तेमाल करते थे, है ना, चौक जो टीचर्स लोग इस्तेमाल करते वो वाला चौक रखते थे साथ में अपन, और उसको रखते थे, उससे एब्जॉर्ब करते थे। कहीं गिर गया वो हो गया तो उसको चौक को ऐसे रख के उसको एब्जॉर्ब करने, वो भी उसी फिनोमेना पे काम करता है। चौक में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब आप उसको रखते हैं तो पूरा पोर्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आजकल एक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मैजिक टॉवेल करके चल रहा है, वो देखिएगा आपने, है ना, मैजिक टॉवेल। अगर कहीं पानी गिरा हुआ या कुछ गिरा हुआ लिक्विड हाउस पे डालो, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता हो, फिर आप बाहर जाके उसको निचोड़ लो, ये कर लो जो भी है ना। तो उसकी खासियत क्या है, बहुत सारे फाइन पोर्स, है ना, बहुत सारे फाइन बारीक पोर्स। जब आप उसमें डालते हो वो मैजिक टॉवेल, वो सारा फाइन पोर्स में वो चला जाता है लिक्विड, है ना। और आप जब उसको उठाते हो कैपिलरी एक्शन की वजह से उसके अंदर चला गया था, फिर आपने उसको ऊपर उठाया और फिर आपने जहाँ भी इसको डंप करना है पानी को आपने निचोड़ दिया। फिर उसके बाद जो हम लोग नेचुरल फिनोमेना देखते हैं, जैसा हैंड पंप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, अपने यहाँ जो हैंड पंप लगाया जाता है, जैसा कि अगर हैंड पंप है, जैसे यहाँ हैंड पंप लगाया, अब तो चलो बोरिंग आ गई। एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा हैंड पंप का यूज़ होता था। जब मैं आई थिंक सो शायद से मैं था 11th या 12th की बात है, जब बहुत तो उस वक्त बहुत डेंजरस लेवल का पानी का इशू आया था अकोला में, है ना, बहुत डेंजरस लेवल का। तो 2003 के आसपास की बात। तुम लोग कब, तुम्हारी पैदाइश कब की है? अरे तुमको तो मालूम भी नहीं उस बारे में, है ना, तो फिर तुमको तो मालूम ही नहीं। 2003 से लेकर अपन 5 तक का सेशन चला, वो 2-3 साल 4 साल का सेशन चला। बहुत डेंजरस लेवल की पानी की किल्लत थी अकोला में, बालापुर पूरे इतने पट्टे बहुत बड़े लेवल पे चले गया था। महीने में एक बार पानी आता था नल से, महीने में एक बार। रात के 2 बजे टैंकर वाले आते थे, सरकारी टैंकर, रात के 2 बजे, धड़ धड़ सब लोग बोलते हैं ना, अच्छे से। अच्छा मैं तो यहाँ रहता था, ये इनके घर के पास ही रहता था, कलेक्टर कॉलोनी, जो उस टाइम सोफेस्टिकेटेड, अभी भी अच्छा है मगर सोफेस्टिकेटेड लोगों का एरिया माना जाता था। सारा सोफेस्टिकेटेडनेस निकल जाता था वहाँ पर जब रात के 2 बजे टैंकर। अच्छे घर की औरतें, है ना, वो और आदमी सब, वो बाल्टी गुंड क्या होते गुंड, वो सब लेके आते थे और धाड़ धाड़ पानी भरने का काम। तो उस वक्त बहुत कॉमनली ये सिस्टम चल रहा था, बोरिंग खोदने का सिस्टम। बहुत मतलब तुम दिन रात हर इलाके में तुमको बोरिंग की आवाज़ आएंगी, मतलब जो चल रही ना मशीनरीज जो बोरिंग खोदते थे, बहुत कॉमनली। अब क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोसेस था, वो उसी वक्त कम से कम 2 से 4 लाख रुपए लगते थे, उस वक्त बहुत महंगा प्रोसेस था उसी टाइम, तो इजीली कोई भी उसको अवेल कर नहीं सकता था, है ना। एक बार हुआ था, बहुत ज़्यादा हम लोग ने अर्जी दिए थे नगर पालिका को, तो एक हमारे गली में वो नहीं है आगे जाके, है ना, हमसे वो वहाँ तब वो लगा था, तो बहुत जाके रिक्वेस्ट करने पे एक सरकार ने वहाँ हैंडपम्प लगाया था, तो जिसको बारी बारी से फिर हम लोग, है ना, 2-3 साल चला। फिर थैंकफुली बहुत जल्दी हम शिफ्ट हो गए अकोला टू बालापुर, है ना। जब वहाँ है तो वहाँ इतना नहीं था वहाँ पर भी, मगर नदियाँ थी चारों तरफ और वहाँ इतना किल्लत नहीं था पानी का, वहाँ मैनेज हो गया। तो खैर जब हम लोग इतना सोचते थे कि वहाँ पर जो 1-2 बार पंप करते थे हम लोग और यहाँ से पानी आना चालू हो जाता था, हम लोग यार इतना नीचे पानी, तो हम लोग इतना गड्ढा खोदते, इतना नीचे निकलता पानी, तो ये साला कैसे आता होगा इतनी ऊपर पानी। अब उस टाइम हमको किसी ने कैपिलरी एक्शन पढ़ाया नहीं था। अब उसमें क्या रहता, असल में बारीक आपने नोटिस किया होगा, एक पाइप्स डाले जाते हैं, है ना, बोरिंग जब खोदते तो पाइप डाले जाते हैं। तुम्हारे जो पानी का लेवल है ज़मीन में वो काफ़ी नीचे है, मगर जब तुम ये पाइप डालते हो जिसका डायमीटर कम होता है,
कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी का लेवल काफ़ी ऊपर तक के आ जाता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। और फिर जब आप एक दो बार ही ऐसा बस पंप करते हो, बस यहीं से फिर पानी का फ्लो चालू हो जाता है, सिर्फ एक दो बार पंप करने में। अब तो क्या सब लोग ऐदी हो गए, तो अब मोटर लगती, बटन चालू करो, है ना, चालू हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, जब हैंडपंप का ये कंसेप्ट था कि आप ये पाइप डालते थे, वो कैपिलरी एक्शन की मदद से जो नीचे है ग्राउंड लेवल से जो पानी ऊपर उठाता था, और बस एक दो बार थोड़ी सी मेहनत करने से पूरा पानी यहाँ से निकलता था, आप भरते थे। ट्रीज जो है इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपका जो पानी है वो ब्रांच के एक एक पत्ते तक पहुँचाने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि जैसे रूट्स जो है पहले तो आपके एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, मगर जैसे जैसे वो देखो स्टेम जो है आगे आगे बढ़ते हैं, स्टेम की जो थिकनेस है कम होते चले जाती है। इवन अगर आपने देखा कि पत्ते को भी अगर गया है वो, अगर ये पत्तों के पास भी जा रहा है अगर, तो आप नोटिस करेंगे पत्तों में भी ये जो डायमीटर इसका ऐसा हल्का हल्का कम होते जाए। मैं थोड़ा ज़्यादा बना दे रहा हूँ मगर थोड़ा फील लाने के लिए कि ये जैसे जैसे आप आगे आगे जाते हैं कम होते जाता है, उसमें भी और ब्रांचेस बनते हैं, है ना। यही सिस्टम हमारे पूरी बॉडी में है ना। अब हमारा जो पंप है वो कौन है, हार्ट है जो क्या कर रहा है, लगातार पंप कर रहा है ब्लड को, है ना। ब्लड ले जाने वाला कौन है, आर्टरी की वेन है, आर्टरी है ना, ऑर्गन्स तक ले जाने वाला। तो आर्टरीज क्या कर रहे हैं कि भैया, है ना, आर्टरीज है ना पक्का, आर्टरीज क्या कर रहे हैं आपके ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जा रहे हैं। अब हर एक, जैसे आपको मालूम है एक एक सेल तक यहाँ पर जब कहा जाएगा ब्लड पहुँच रहा है, तो जब ये जा रही है नस, एक मोटी नस जहाँ अपन सलाइन लगाते है ना, फिर उसके बाद वो आज देखते और बारीक बारीक इसमें फिर कन्वर्ट होता, फिर वो और बारीक में होता, फिर और बारीक में होता। अब क्या होता है, ये जो जितना आप डायमीटर कम करते जाएंगे, जितना डायमीटर या रेडियस कम करोगे उसमें राइज उतना बढ़ता है ना। तो भाई चलो यहाँ तक तो बढ़ गया, अब इसके आगे और मुझे बढ़ाने का है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्रांच देंगे जिसका डायमीटर छोटा होगा, तो उसमें और बढ़ेगा आगे। मुझे और आगे पहुँचाना है तो यहाँ से एक ब्रांच देंगे जिसका डायमीटर और छोटा होगा, उसमें और आगे बढ़ा आगे। ऐसे ही करते 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 है ना, देखो कुदरत की मतलब कहा जाएगा गॉड का, अल्लाह ताला का करिश्मा कि भाई हर एक सेल तक के, हर एक पोर तक के अपने क्या है ब्लड पहुँच रहा है ना। तो देखो किस तरह से आपने देखा कि भाई कि ये पूरा कैपिलरी एक्शन का यूज़ हो रहा है। आई बात समझ में। इवन हम लोग जो केमिस्ट्री के लैब में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था एसिड उठाने के लिए, हम लोग कैपिलरी एक्शन का यूज़ करते हैं। अब ऐसा है, सवाल ये हुआ कि ये कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, किस वजह से होता है, तो उसको समझने की कोशिश की गई कि किस वजह से ऐसा हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ कि आपका लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ गया। बात है ऐसा कि देखो, अगर मैंने ये बीकर कंसीडर किया और मैंने अगर ये बीकर कंसीडर किया और ये लिक्विड है, और जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट किया, देखो भाई ध्यान दो, जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, मैंने क्या देखा कि यहाँ पर एक जो है कॉनकेव मिनिस्कस बन जाता है, मिनिस्कस बोला जाता है इस पार्ट को, कॉनकेव मिनिस्कस जैसा फॉर्मेशन होता है जैसे ही आप इंसर्ट करते हो। मतलब मैं अल्ट्रा स्लो मोशन में देख रहा हूँ प्रोसेस को। मैंने जैसी कैपिलरी ट्यूब डाला है ना, मैंने देखा कॉनकेव मिनिस्कस का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेता हूँ, मैं वही लेता हूँ जो बुक्स में दिए हुए हैं, ऊपर ए नीचे बी ना, हाँ ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब देखो यहाँ साफ पता चल रहा है, जैसे ही कॉनकेव मिनिस्कस का फॉर्मेशन हुआ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, है ना। अभी अपन जब वो पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब मतलब पिछले सेशन में, कि भैया वो कॉनकेव आया, इसका मतलब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तुमको नहीं लगता कि पॉइंट ए का जो प्रेशर है और पॉइंट सी का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हवा में है, दोनों के दोनों कहाँ है, हवा में। और हवा में है तो मतलब भैया वो प्रेशर कौन से प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। मगर मैं बोलूँगा अरे यार, मगर ऐसा है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का भी प्रेशर सेम है। अरे ये कैसे हुआ, आप देखो ना, ये मिनिस्कस को देखो ना, फ्लैट दिख रहा ना, आप लिक्विड सरफेस कैसा नजर आ रहा, फ्लैट। आजू बाजू के सरफेस ना कॉनकेव हुआ ना कॉन्वेक्स हुआ, पूरा फ्लैट है। और मैंने आपको पहले ही केस में बताया था कि अगर लिक्विड लेवल फ्लैट रहा सरफेस, तो इसका मतलब क्या, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर कैसा है, सेम है। बताओ पेज नंबर बताओ, उल्टा पेज नंबर 22 पे जाओ।
पेज नंबर 22 पे दिखेगा आपको, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले सेशन में बताया था मैंने आपको, है कि अगर सपोज करो भैया यहाँ पे फ्लैट है तो ऊपर का प्रेशर अंदर का प्रेशर कैसा है, सेम है। कॉन्वेक्स है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। कॉनकेव है तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। तो अब यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते मैं बोलूँगा ये सरफेस तो भैया प्लेन है, ना ये कॉनकेव हुआ ना ये कॉन्वेक्स हुआ, इसका मतलब क्या, सी और डी पे प्रेशर कैसा है, सेम है। अब ऐसा है ए का प्रेशर सी के प्रेशर के बराबर है, सी का प्रेशर डी के प्रेशर के बराबर है। अगर ए सी के सी डी के बराबर है इसका मतलब ए और डी भी सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी। आया ना, समझा कि नहीं समझा। तो भैया अगर ए सी के बराबर सी डी के बराबर तो ए भी तो डी के बराबर होगा। मगर मैं बोलूँ अरे यार ए का प्रेशर तो ज्यादा है बी के प्रेशर से, तो इसका मतलब डी का प्रेशर भी, अरे ए की जगह डी डाल दो ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। असल में हुआ क्या, जैसे ही तुमने ये पाइप को इधर डाले ये लिक्विड के दो पार्टीशंस हो गए, है ना, दो बंटवारा हो गया, इनके दो अलग अलग खानदान हो गए। ये बोलेगा मैं कैपिलरी वाली खानदान का, और ये क्या बोलेगा भाई मैं बीकर की खानदान का। अब भैया अब ऐसा है कि अगर ये दो अलग अलग पार्टीशन हो गए तो ये एक दूसरे के इलाके में घुसने की कोशिश करेंगे, है ना, ये एक दूसरे के इलाके में घुसने की कोशिश करेंगे। बी बोलेगा ठीक है मैं यहां से लिक्विड बाहर भेजूंगा, डी बोलेगा कि नहीं मैं तो यहां से अंदर भेजूंगा, ये ना। अब ये बोले भाई कौन जीतेगा, जीतेगा वो जिसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो भैया अब सिचुएशन में क्या है, बी ने सोचा मैं इधर भेजूंगा, डी ने बोला कि नहीं मैं इधर भेजूंगा। अब जाहिर बात है कि यहां पर डी का प्रेशर बी के प्रेशर से कैसा था, ज्यादा था, तो इसीलिए इसका फ्लूइड अंदर घुस गया। अब ये फ्लूइड अंदर घुस गया तो क्या होगा यहाँ पे कि भैया यहां पर लिक्विड का लेवल हो जाएगा राइज। आई बात समझ में आपको। तो इस वजह से यहां पर हुआ क्या, कैपिलरी एक्शन। अब अगर मैं बोलूंगा आपसे पूछूंगा मर्क्यूरी में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो नीचे आ गया होगा, अब सब सोचो सीन वहां पे, है ना। अब यहां पर सेम खेल ऐसी था कि मर्क्यूरी का जब मैंने क्या किया था मालूम क्या, इसी तरह जब बीकर के अंदर मैंने जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डाला तो मैंने पहले तो यहां कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनते हुए देखा, है ना। इसका मतलब क्या, अब पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। फिर वही खेल करते 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 आए, फिर पता चला बी का प्रेशर ज्यादा है डी के प्रेशर से, जिसकी वजह से फ्लूइड बी में से मतलब कैपिलरी ट्यूब में से निकल के इधर चला गया सराउंडिंग में, और इसी वजह से उसमें से लिक्विड का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में। चलो रीड कर लो फटाफट उसको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा। ये ऐसा समझ लो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। इसका डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में आने के ग्रेट चांसेस बस। और इस पर जो कैपिलरी ट्यूब के जो प्रॉब्लम्स बनते हैं मेनली इसी पार्ट पे बनते हैं, तो बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को देखना अच्छे से, बारीकी से। अब देखो यहाँ पे कि अगर सपोज करो मेरे पास एक बीकर है जिसमें एक ऐसा लिक्विड भरा गया है जो पार्शली वेट करता है सॉलिड को, और उसमें जो लिक्विड डाला गया है उसकी डेंसिटी है रो। और मैंने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस स्मॉल आर है इस बीकर में इंसर्ट किया। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है, कैपिटल टी है। अब ऐसा है कि मैंने क्या किया, जैसी कैपिलरी ट्यूब डाला तो ये लेवल ऊपर चढ़ा और यहां पर आकर रुक गया, है ना। तो अब हमें ये दो चीज़ें कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ कि इस लिक्विड का अगर मुझे सरफेस टेंशन निकालना रहा तो कैपिलरी ट्यूब की मदद से क्या फॉर्मूला है बनेगा कि कैपिलरी ट्यूब की मदद से मैं उस सरफेस टेंशन को कैलकुलेट कर पाऊंगा, है ना। या फिर बैठे बैठे विदाउट ऑब्जर्विंग, बिना किसी स्केल का इस्तेमाल किए, बस बैठे बैठे डेटा की मदद से मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि इस जो पर्टिकुलर आपके पास कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड का लेवल कितना ऊपर गया होगा, यानी एच कितना होगा, ये मुझे पता लगाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा वो देखते हैं अपन। चलो, तो जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला और देखा मैंने लिक्विड का लेवल ऊपर चला गया, और कितना ऊपर तक के गया, हाइट एच तक। मैंने यहाँ एक ड्रॉप कंसिडर किया लिक्विड का,
ये जो ड्रॉप है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी ट्यूब, ये चिपका हुआ है कैपिलरी ट्यूब से। और मैं कहूंगा देखो इसको कुल मिलाकर जो आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फील होगा, अगर इस पर्टिकुलर ड्रॉप को देखूंगा तो वो अंदर की तरफ फील होगा। सरफेस पे कैसा होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है ना। तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है टेंजेंशियल होता है। तो बोले वो कुल मिला के जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो सरफेस को टेंजेंट लगेगा, मतलब इस तरह से उसका डायरेक्शन रहेगा। तो देखो ग्लास, ये ग्लास का सरफेस है, ध्यान देना, ये ड्रॉप है लिक्विड का, पानी का, लिक्विड बोलो पानी नहीं, लिक्विड का ड्रॉप है, उसको ऐसा फोर्स लग रहा सरफेस टेंशन का की वजह से, है ना। मतलब ये हुआ कि कोई तो भी है इसको जो इधर खींच रहा। अब ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ये मेरे पास इसको दूर क्यों लेके जा रहा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो उसे काउंटर करने के लिए वो क्या करेगा, एडिसिव फोर्स ऑफ कोर्स, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर साइड पे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहां जो है वो एक रिएक्शन फोर्स लगाता है कैपिटल आर, है ना। और ये रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू रहती है एग्जैक्ट बराबर होती है आपके सरफेस टेंशन वाले फोर्स को, है ना। अच्छा ठीक है कि ये एग्जैक्ट इसके बराबर है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता तो ये तो ऊपर चढ़ जाता था, अगर टी ज़्यादा होता तो वो और नीचे आ जाता था। अब वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब आर और टी कैसे है, सेम है, मतलब आर की वैल्यू टी की वैल्यू के बराबर है। अब अगर ये एंगल थीटा है जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस रिएक्शन फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा। एक आएगा आर कॉस थीटा, मगर उसको मैं टी कॉस थीटा लिख सकता हूं क्योंकि आर और टी की वैल्यू कैसी है, सेम है। और एक इस साइड आएगा आर साइन थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी साइन थीटा। समझ में आया क्या। तो इस मॉलिक्यूल को क्या हुआ, इस साइड एक फोर्स लगा जिसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा था और एक कंपोनेंट टी साइन थीटा इधर लग रहा था। सिमिलरली इधर का एक मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं या जो भी ये ड्रॉप लेता हूं, तो उसको भी क्या है, देखो उसका भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा आएगा, उसका भी रिएक्शन फोर्स ऐसे ही आएगा जो कि टी के बराबर रहेगा। उसकी भी कंपोनेंट्स में बांटे जाएंगे क्योंकि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट्स में बांटे जाएंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, है ना। अब ऐसा है कि मैं देख रहा, अच्छा ट्यूब, क्या ये जो ट्यूब है ये मॉलिक्यूल का टी कॉस थीटा ऊपर टी साइन थीटा ऐसा, टी कॉस थीटा ऊपर टी साइन थीटा ऐसा। मतलब हर एक मॉलिक्यूल अगर मैं देखता हूं, हर एक पार्टिकल अगर देखता हूं मैं ग्लास ट्यूब का, तो सबका टी कॉस थीटा ऊपर 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 ऊपर, और सबका टी साइन थीटा ऑपोजिट। इसका टी साइन थीटा इधर, उसके सामने वाले का टी साइन थीटा इधर, इसका टी साइन थीटा इधर, इसके सामने वाले का टी साइन थीटा इधर, इसका टी साइन थीटा इधर, इसके सामने वाले का टी साइन थीटा इधर। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबका टी साइन थीटा एक में को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, आया ना। तो सभी का टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल कर रहा है, और सभी का टी कॉस थीटा ऐड हो रहा है। अब मैं बोलूंगा अच्छा ऐसे कितने टी कॉस थीटा है ना, तो मैं बोलूंगा टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स F इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अरे बोले 2 पाई आर, अरे एक पार्टिकल का टी कॉस थीटा ऊपर, ऐसे 2 पाई आर पूरे लंबाई में जितने भी पार्टिकल हो सबका मिला के ऊपर लेंगे ना अपन, तो टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये क्या है, ये वो फोर्स है जो ऊपर खींच रहा है। अब ऐसा है कि जब ये फोर्स पूरे लिक्विड को ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है, तो लिक्विड कॉलम का लेंथ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मगर लिक्विड कॉलम का लेंथ बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, उसका वेट। अरे हाया ना, मान के चलो एक बहुत ही मोटी सी एक लोहे की चेन पड़ी हुई है नीचे जमीन पे, आपने उसका एक थोड़ा सा उठाते जा रहे, उठाते जा रहे, उठाते जा रहे, तुमको नहीं लगता तुम जितना उसको ऊपर उठा रहे उस चेन का वजन भी, जो लटक रहा है चेन, उसका भी वजन भी क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बहुत लंबी है, वो जमीन पे पड़ी हुई है, मगर एक उठा रहे, अरे यार ये तो बहुत भारी हो जा रहा, अब उठाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब आपको ऊपर वाला फोर्स और नीचे जो पूरी चेन जो जमीन तक टच है उसका वजन क्या हो गया,
बैलेंस हो गया। तो खेल यही हुआ, टी कॉस थीटा 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा ने क्या किया, पूरे लिक्विड कॉलम को ऊपर 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 खींचा, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है। मगर हाइट बढ़ने के साथ लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का मास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड कॉलम का वजन बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ऊपर लगने वाला सारा फोर्स और नीचे वाला जो पानी के कॉलम का वजन है बैलेंस हो जाएगा और वो वहां जाके रुक जाएगा। अब उसके ऊपर वो खींचा नहीं जाएगा। तो भैया व्हेन F इज इक्वल टू W, है ना, फोर्स अपवर्ड और वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, है ना, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कहीं नहीं जाता है। अच्छा, F की वैल्यू क्या है, तो T cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, वेट का फॉर्मूला क्या है, mg, तो T cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर क्या लिखेंगे, T cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, फिर उसके बाद डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसका शेप कैसा है, बहुत अच्छा है। अबे शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है। और सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। कॉमन चीज़ों को करो कैंसल, पाई पाई गया, आर आर गया, कोई और गया क्या, नहीं गया। तो अपन T इज इक्वल टू लिख सकते एच आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले से मैं सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, या H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब देखो ये फॉर्मूला आया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। गौर से सुनो, गौर से देखो इधर, यहाँ हम लोग ने क्या देखा, अगर मेरे को रेडियस मालूम है ट्यूब का, मुझे ये मालूम है कि कितना ऊपर गया, H मालूम है, जो लिक्विड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी डेंसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, जिस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम है। ये सारा डेटा डालो तो आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड का सरफेस टेंशन, है ना। या फिर H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, है ना। अगर आपको बैठे बैठे गैदियों के जैसा पता लगाने का है कि भैया कितना ऊपर गया होगा, तुम्हारे को टेप पट्टी नहीं मिल रही, अरे कोई बात नहीं, अपन ने जो लिक्विड इस्तेमाल किया उसका टेंशन क्या था, सरफेस टेंशन इतना था, अच्छा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतना था, तुमने जो ट्यूब लिए कैपिलरी ट्यूब उसका रेडियस कितना है, इतना है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, आपने जगह का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये वैल्यू डालो, तुम बैठे बैठे यही पता लगा सकते हैं जिसे कि भैया ये कितना ऊपर गया होगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, तुम्हारे अगर ध्यान में गया होगा, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, H इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके कारण से अगर मैं H वर्सेस T का ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, H वर्सेस R का ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, H वर्सेस रो का ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, H वर्सेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा। मगर 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 H वर्सेस 1 अपॉन R का ग्राफ बनाया मैंने तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। H वर्सेस 1 अपॉन रो का ग्राफ बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन, H वर्सेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की लाइन बना वर्सेस 1 अपॉन जी का बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन, है ना। और एक और एक चीज बता दूं बेटा, अक्सर ये पूछा जाता है कि एक बीकर है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, हाँ तो क्या, अगर मैंने कैपिलरी ट्यूब को सीधा डाला उसमें तो वो उसमें लिक्विड कितनी हाइट तक जाता है, तो बोले H हाइट तक जाता है, उसके अंदर लिक्विड कितनी हाइट तक जाता है, H हाइट तक उसमें लिक्विड जाएगा। मगर अगर उसी कैपिलर बीकर के अंदर, ध्यान दो बेटा, उसी बीकर के अंदर मैंने कैपिलरी ट्यूब को टेढ़ा करके डाल दिया तो क्या, तो बोले लिक्विड का लेवल कहाँ तक जाएगा, तो बोले ये पकड़ लो L डिस्टेंस तक जाएगा। तो बोले ठीक है, ये डिस्टेंस कितना था H, ये डिस्टेंस कितना है L, तो देखो भैया ये कितने एंगल से बेंड हुआ, ये थीटा। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, अब कैसे पता लगाऊंगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक साइड H है
हाइपोटेनियस एल है और ये एंगल थीटा है ना, देखने में तो ऐसी लग रहा ना, ये देख हल्का फुल्का, इसको अगर सीधी लाइन खींच रहा मैं, ये हाइपोटेनियस जैसा दिख रहा, तो कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल, तो एल इज इक्वल्स टू एच अपॉन कॉस थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल, हाँ ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है भाई, यहाँ पे तुमने कैपिलरी ट्यूब को कितने एंगल से झुकाए है ना, वो दिया हुआ है वहां पे, बात समझ रहे हो तुम, है ना। तो अगर कैपिलरी ट्यूब को मैंने सीधा रखा h हाइट तक हो जाएगा, लिक्विड कितना हाइट तक जाएगा, h हाइट तक, और कैपिलरी ट्यूब को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो अब उसका लिक्विड का लेवल कहां तक जाएगा, L लेवल तक। तो वो कैसे निकालना है, सिंपली ये फॉर्मूले से h अपॉन कॉस थीटा, और यहां थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, लिख डालो, वो नहीं है तुम्हारे इसमें नोट्स में है, वो देखो, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा पहले क्वेश्चंस देख लो तुम पूरे देखो फटाफट, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इन अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो डेटा में मेरे पास क्या क्या है, रेडियस है 0.1 mm, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, dipped in a water of surface tension 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका दिया गया है 0 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, h इज इक्वल्स टू 2t यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10⁻² cos थीटा यानी कि cos 0, r कितना बेटा 10⁻⁻4, रो कितना है 10⁻3। अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैं g को 9.8 की जगह 10 ले सकता हूँ। देखो ये बोर्ड का है, वन सिंगल स्टार है क्या उस पर, है ना, हाँ तो ये बोर्ड का है, मगर तुम उसमें बोर्ड में 9.8 ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम 10 लेके सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें तुमको 9.8 का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देना, सर ने सिखाया ना तुमको रेसिप्रोकल लेना, तो 9.8 का रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देना ये सब चीज़ों से। मगर अप्रॉक्सीमेशन अभी चल जाएगा या नीट में चल जाएगा, मगर उसमें नहीं चलेगा। तो देखो ये तो पूरा नीचे का कैंसिल हो गया, 14 या फिर 0.14 मीटर यानी 14 सेंटीमीटर, है ना, ये आपका राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब रहेगा। आया समझ में आपको? अबे नाखून बाद में दिखा, इधर ध्यान देना बे। A liquid rises to a height of 9 centimeter. Rises? नहीं बराबर है 9 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.02, क्या मीटर सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर ऐड करना। What will be the height of liquid column in a glass capillary tube of radius 0.03 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2, तो h2 अपॉन h1, तो देयरफॉर h2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि 0.03 अपॉन 0.02 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इक्वल डेसिमल्स है ना, समझा कि नहीं समझा भाई, 0.03 अपॉन 0.02 ये 3/2 हो जाएगा। फिर ये 27/2 कितना होता, कितना होगा भैया 13.5, 13.5 सेंटीमीटर,
13.5 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले कैपिलरी ट्यूब में राइज ऑफ लिक्विड कितना होगा बेटा? 13.5 सेंटीमीटर। कितना? R1 कितना है? अच्छा 2 है, मैंने उल्टा कर डाला उसको। 2/3। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था है कि नहीं, मैं चेक कर रहा था कितने लोग अभी अवेयर्ड है ना, कितने लोग फोकस्ड है। चलो इधर ध्यान दो। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। तो एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। इज इमर्स्ड इन अ बीकर filled with mercury. The mercury level inside the tube is found to be 8 × 10⁻³ meter below the level of reservoir. Determine the angle of contact between glass mercury and glass tube. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter. And density of mercury is 13.6 × 10⁻³ kilogram per meter cube. 13.6 × 10⁻³ kilogram per meter cube. हाँ, आता का है। अब देखो ये माइनस साइन क्यों आया आपको पता रहा है? क्योंकि यहाँ पर लेवल का फॉल हुआ है, ये नेगेटिव हाइट है ना, आसपास के लेवल से नीचे की तरफ है। तो अगर मैं देखूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है H = 2t cos θ अपॉन R ρg। मेरा मेन टारगेट है थीटा निकालना, तो पहले cos θ लिखो, = HR ρg अपॉन 2t। HR ρg अपॉन 2t। तो cos θ इक्वल्स टू -8 × 10⁻³ 5 × 10⁻⁴। रो कितना है? 13.6 × 10⁻³ और g को 10 पकड़ लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.465। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, वक्त की कमी है, तो मैं थोड़ा इसका आंसर खुद ही बता देता हूँ इतना। तो माइनस cos θ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5732। अच्छा जी की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा उसके लिए? मुझे 9.8 डालना पड़ेगा। जी की वैल्यू 9.8 डालना पड़ेगा उसके लिए, तब ये आएगी वैल्यू। अब माइनस साइन आ गया यार यहाँ पर, तो अब कैसा करेंगे अपन, है ना? तो कोई बात नहीं, माइनस cos θ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस θ। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा आता है, तो ये सिर्फ वही पता लगा सकता है कि माइनस cos θ। बोले ये कैसा है ना? आप चाहे तो π/2 + θ भी कर सकते हैं। cos ऑफ ऐड शुगर टू कॉफ़ी ASTC, है ना? आपको मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव रहता है कि नहीं? तो अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को क्या लिख सकते हैं आप? π - θ या π/2 + θ। अब ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई एक। तो अगर मैं चाहूँ तो π - θ लिख सकता या π/2 + θ लिख सकता मैं। खैर अगर मैं बोलूँगा कि ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि π - θ की वैल्यू कितनी है। तो π - θ की वैल्यू, चलो निकालो लॉगबुक, जाओ बताओ cos इनवर्स ऑफ 0.5732 कितना होता है। अच्छा, तुमको ये इन्वर्स निकालने का सर ने डायरेक्ट बताया, मतलब एक्यूरेट बताया कि अप्रोक्सीमेट बताया? नहीं बताएगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जाओ नेचुरल कोसाइंस में जाओ, नेचुरल कोसाइंस के पेज में जाओ। गए? नेचुरल कोसाइंस, ओके। आपको ये नंबर ढूंढना है पूरे टेबल में, 0.5732। बताओ एक मिनट बेटा, देखो इधर, ये पूरे इसमें आपको 0.5732 ढूंढना है। एग्जैक्ट मिलने से रहा तो उसके नियरेस्ट भी चलेगा। और मैं अभी जो बता दूँ, एक चीज़ बता दूँ, सुन लो भाई, डिस्क्लेमर, मैं ये यहाँ जो बताने वाला हूँ ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है,
एक्यूरेट मेथड नहीं है, मगर चल जाता काम, मामूली से ही फर्क आता। तो 0.5732 देखो 0.5736 नजर आ रहा है मुझे 55 डिग्री पे, 0.5736 नजर आया। अच्छा एक काम करो तो उससे पहले वाले में 54.9 डिग्री में या जो भी होता उसमें देखो क्या वैल्यू है, 575, मतलब बहुत बड़ा फर्क हो जा रहा हो। तो 5736, ये हमको करना क्या पड़ता है, इससे सबसे नियरेस्ट ढूंढना पड़ता, सबसे नियरेस्ट। तो सबसे नियरेस्ट क्या मिला मुझको, 5736। अब कौन से रो कौन से कॉलम में, 55 के रो में, 0 डिग्री के कॉलम में, तो उसका आंसर आएगा 55 डिग्री, है ना। तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब पाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 180, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 कितना होगा, 135, 25। अब देखो अगर मैं एग्जैक्ट करने जाता तो ये आता 55 डिग्री 2 मिनट्स, 55 डिग्री 2 मिनट्स, बहुत मामूली फर्क है, 2 मिनट्स। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता 124 डिग्री 58 मिनट्स, मतलब सिर्फ 2 मिनट्स का फर्क है। तो इतना चल जाता है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, लिख लो ये। अब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यही आएगा।